अगला सवाल ये है कि एक सवाल हमेशा लोगों के दिलों में रहा है कि मुकेश खन्ना ने शादी क्यों नहीं की। अब उसका जवाब भी आपने दे दिया, लोगों को जवाब मिल चुका है। फिर भी मेरा सवाल ये था कि क्या आपने शादी के लिए कभी रुचि दिखाई थी? क्या किसी के शादी का प्रस्ताव आपने ठुकराया था? सर पहले आपके सवाल का एकदम स्ट्रेट जवाब दूं, जिसको हम बोलते हैं कट जवाब, दिस इज माय प्राइवेट लाइफ, आई विल नॉट डिस्कस दिस पॉइंट। मैं ये भी बोल सकता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी लोग, बिकॉज 40 साल से हर जर्नलिस्ट का एक फेवरेट सवाल था, सर शादी क्यों नहीं किया आपने? एक बार तो एक शो में एंड में उसने मेरे को बोला, एक डिस्कशन का शो था दूरदर्शन पर, एंड में उसने बोला मुकेश जी अगली बार अगर आप आएंगे ना हमारे प्रोग्राम में तो अकेले नहीं आएंगे आप, मतलब डबल आएंगे। और मैंने कहा था इंशाल्लाह। तो उस वक्त से आज तक ये क्वेश्चन है, तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, पर अगर आप मुझसे पूछो तो लड़की आई थी कि नहीं आई थी, कि मैंने रिजेक्ट किया था, कि मैं चाहता था कि नहीं चाहता था, दिस इज़ माई लाइफ, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन आप मुझे अगर पूछोगे कि मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्या मैं शादी के खिलाफ हूँ, तो नहीं साहब, मैं मेरे से ज़्यादा शादी के इंस्टीट्यूशन में बिलीव करने वाला आपको कम मिलेंगे। मैं तो उसके मापदंड को भी मैं बना चुका हूँ कि क्यों हर मर्द कहता है कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। क्या पत्नी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि पति को पत्नीव्रता होना चाहिए? हमारे यहाँ पर तो हम मर्द हैं जी, हमारी तो ज़िंदगी है। हमारे महाभारत में भी छोड़िए, इवन इंडस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा शोषा है, या बहुत बड़ा एक बिलीफ है कि आदमी मर्द तब दिखता है जब उसके पीछे लड़कियां घूमते रहती हैं। आपके कितने अफेयर्स हैं उस पर आपकी मर्दानगी बोली जाती है। शर्म आनी चाहिए इस बात में। आप मर्द इसलिए नहीं है कि आपके इर्द गिर्द लड़कियां खड़ी, आप मर्द हैं इसलिए कि आप मर्द हैं। मर्द अलग होता है, औरत अलग होती है। औरत की रचना अलग होती है, मर्द की रचना अलग होती है। औरत का काम है घर संभालना। जो माफ़ करना, मैं कभी कभी बोल भी जाता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है मी टू की भी, कि जब औरतों ने भी काम करना शुरू कर दिया। आज औरत मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करती है। लोग वुमन लिप की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सबसे पहला जो मेंबर सफ़र करता है वो घर का बच्चा सफ़र करता है, जिसको माँ नहीं मिलती। आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहा होता है। वो जब से शुरुआत हुई, उसके शुरुआत में ये सब चीज़ें होनी शुरू हुई कि मैं भी वही करूंगी जो मर्द करता है। नहीं, मर्द मर्द है, औरत औरत है। आपका शुरुआत से एक बनाया गया था। मैं खिलाफ नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में ये कहना कि औरत घर में बैठ जाए, मैं समझता हूँ शायद मैं अतिशयोक्ति कर जाऊँगा। लेकिन मैं ये भी करूँगा कि शादी तब होती है जब दो आत्माओं का मिलन होता है। दूसरे घर से एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे घर में आती है। माँ छोड़ दिया, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, बहन आपके घर में आती है, एक अनजाने घर में आती है। उसके बाद में उसके बाद में आपको शर्म नहीं आती कि आप दहेज मांगते हो? लड़की दे दी भैया, तेरी सारी की सारी मेरी अपनी तेरे को दे। उसके बाद अरे मेरे लड़के ने तो इतनी पढ़ाई की है, उसका इतना मिलना चाहिए ना, वो स्कूटर तो दिला दो उसको, एक फ्रिज तो दिला दो। अरे भाई लड़का आपका है, आपने पालना है, लड़की दे रहे हैं, लड़की को साथ में लेके परिवार पालो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो आज भी सॉल्व नहीं हुई है। दहेज लेना अपराध है, लेकिन लेते हैं। आज भी मैंने सुना बड़े बड़े घरों में चुपचाप बैठे रहते हैं, और जो गाँव की लड़की जो होती है वो लोग दबके रहते हैं, इसीलिए लड़कियों को मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को मानता हूं, शादी में दो आत्माएं मिलती हैं आपके। तो मेरे यहाँ भी अगर लिखा होगा तो आत्माओं का मिलन है। ये कोई अफेयर नहीं है कि चल आई लव यू, आई डोंट लव यू नाउ, आई लव यू नाउ, आई लव, ये नहीं है। शादी जब हो जाती है, आदमी 2-4 घंटे साथ में नहीं रहता, 24 घंटे साथ में रहता। जब अफेयर करता है तो लड़का लड़की लिपस्टिक लगा के सेंट वेंट मार के आती है, कपड़े छपड़े पहन कर आती है, अच्छी अच्छी बातें करती है, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही है, अरे यू आर ऑल्सो लुकिंग वेरी हैंडसम। यहाँ से अफेयर शुरू होता है। जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन लड़की को भी मालूम पड़ता है, लड़के को भी मालूम पड़ता है वो जो देखता था वो नहीं है, वो देखती थी बोला वो नहीं है, और तब जाके रियलिटी ऑफ लाइफ आती है। तो मैं मानता हूँ कि आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज समझना चाहिए। तो मैं मानता हूं इस बात में कि पर मेरी शादी होनी होती तो हो गई होती, यहाँ लिखा है। अगला सवाल सर ये था कि जैसा कि आपको भी पता है, सब लोग जान चुके हैं कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस कुछ चैनल्स पे, कुछ जर्नलिस्ट पे केस किए हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सच में जर्नलिस्ट और चैनल्स इंडस्ट्री की छवि खराब कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है? देखिए, दोनों के पास अपने आप को डिफेंड करने के बहुत कुछ है।
इंडस्ट्री भी कह सकती है कि जैसे कि पूरी थाली ख़राब थोड़ी है, सब ख़राब थोड़ी है, उनके पास भी एक आर्ग्यूमेंट है। वैसे ही चैनल वाले भी ये कह सकते हैं कि भाई हम तो सिर्फ एक अच्छी चीज़ करने जा रहे हैं, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं लोगों को। हम वो जो जिसके लिए शायद सीबीआई नहीं आती, हमने पूरी कोशिश करके पूरे देश को जगाया है और तब जाके सीबीआई आने पे मजबूर हो गई है, ये कहने का उनका दावा है और वो कुछ हद तक सही भी हैं। अगर चैनल ने इन्वेजन नहीं किया होता तो माफ़ करना, इस केस में मैं नहीं समझता कि ये सुशांत मर्डर केस को खुला जाता या दिशा मर्डर केस खुला जाता। सो क्वेश्चन अगर घूम घाम के उनके मर्डर से घूमते सडनली बाई प्रोडक्ट समझता हूँ मैं, समझता कोई भी फैक्ट्री का अपना एक प्रोडक्ट होता है, साथ में बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। एसएसआर को चेक करते करते एनसीबी का डिपार्टमेंट बीच में आ गया और पता लगा कि यहाँ से तो ड्रग्स की बू आ रही है, तो इनको तो चाहिए होता है और खुलेआम मिल रहा है मौका। तो पता लगा कि धीरे धीरे मुद्दा चला गया कि इंडस्ट्री में ड्रग्स जो है वो बहुत खुलेआम होता है। लोग तो बोलते हैं कि ड्रग्स पानी की तरह बहाया जाता है, तो इसमें फिर ये लोगों को भी, और माफ़ करना चैनल्स टीआरपी पे चलते हैं, चैनल्स को चलाना होता है। एक चैनल की टीआरपी बढ़ गई तो दूसरे की तकलीफ़ हो जाती है। वो अपनी चैनल में से पहले एक चैनल ने स्टार्ट किया था, मैं समझता हूँ रिपब्लिक टीवी ने, मैं ओपनली बोल सकता हूँ क्योंकि उसमें काफ़ी डिस्कशंस में मैंने पार्टिसिपेट किया। अर्नब गोस्वामी ने जो मुहिम जिस स्टाइल से शुरू की है, मैं नहीं समझता हूँ किसी और जर्नलिस्ट ने उसको पकड़ा होगा। जिस नशे में वो बोलते हैं, मैंने उनको मुंह पे कहा था कि आपका बोलना जो है इन्फेक्शियस है, आप जिस तरह से बोलते हो सामने वाला आदमी इंप्रेस हो जाता है। लेकिन उन्होंने जितनी मेहनत इस केस पे की, बाकी सब चैनल वाले भी शुरू हो गए कि टीआरपी चाहिए तो यही करना चाहिए हमको पहले, कि ये केस इंपॉर्टेंट है। और समहाउ वो प्रेशर पड़ा तो सीबीआई का आना हुआ। अब क्या होगा आगे मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये छोटा सवाल नहीं है, इसमें बहुत कुछ बाकी है। ड्रग्स के बाद में अगर इंडस्ट्री अगर खड़ी हो गई है, उनको भी लगा कि हमारे पर बहुत कीचड़ उछाला जा रहा है, तो सही बात है, कीचड़ उछाला गया है, पर आपने कीचड़ उछलवाने दिया है? जब आपको कहा गया है कि यहाँ पर ड्रग्स हैं तो किसी ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? चलो एक आदमी, दो आदमी, चार आदमी, पाँच आदमी, ये पाँच आदमी लेते हैं। बॉलीवुड में 5 आदमी लेते हैं तो वो लोग कम्युनिटी सर्विस में जाते हैं, वो लोग 2 महीने के लिए प्रोबेशन पे जाते हैं, जेल भी सेंटेंस भी कर लेते हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनको अपने आप को फिर वो लोग अपने रिहैब भी करते हैं। यहाँ ये सीधा बोलना, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा कोई मुझे लिख कर दे सकता है इंडस्ट्री में कि ड्रग्स नहीं चलती? कोई भी आदमी लिख के दे दे, नहीं लिख सकते क्योंकि चलती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरी की पूरी काली है। नहीं साहब, अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, अच्छी अच्छी ज़िंदगी बिता रहे हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ड्रग्स से बहुत दूर है, कोसों मील दूर है। लेकिन अब सडनली मालूम पड़ा कि इनके भी लैंग्वेज में, जो मैंने अभी एक और वीडियो कल डाली है कि भी अगर आपको जूता मारना है तो शॉल में लपेट कर जूता मारो, अभी मैंने परसों वीडियो डाली है। तो मेरा ये मानना था कि जिस हिसाब से इन लोगों को बोलना चाहिए था, कुछ ज़्यादा अतिशयोक्ति तो हुई है। आरोप बहुत गंभीर चला दिए गए हैं, तीर बहुत लगने वाले लगे हैं, और सडनली पब्लिक खड़ी हो गई है, सोशल मीडिया खड़ा हो गया है, बाइकआउट शुरू हो गया है। तो नेचुरली इंडस्ट्री को अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी। मैंने तो कहा था, मैंने कहा कि इंडस्ट्री वालों को अब अपनी इमेज की फ़िक्र करनी चाहिए, नहीं तो कल कोई बाप अपने बेटे को भेजने के पहले बोलेगा अरे तू कहाँ जा रहा है? मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, अरे वहाँ तो सुसाइड हो जाते हैं, वहाँ तो मर्डर हो जाते हैं, वहाँ तो ड्रग्स चलते हैं। ये इमेज बन गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर ये इस इमेज को तोड़िए। नहीं साहब, ऐसा नहीं है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। सो टू दैट एक्सटेंट जर्नलिस्ट आर राइट, टू दिस एक्सटेंट कि इंडस्ट्री ने अभी एक एक्शन लेने की कोशिश की है कि ये लोग बहुत बोल रहे हैं हमारे खिलाफ, दे आर ऑल्सो राइट। इंडस्ट्री को हक है, पर इंडस्ट्री को जब हक है तो इंडस्ट्री को तैयार रहना चाहिए कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुआ और आपको मालूम पड़ा कि चंद आदमी लेता है, तो उसके भलाई के लिए आपको कबूल करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पर चलती है, थोड़ी चलती है पर चलती है। बिकॉज ड्रग्स इंडस्ट्री का प्रॉब्लम नहीं है, नेशन का प्रॉब्लम है, आने वाली जनरेशन का प्रॉब्लम है। खोखला हो जाएगा हमारा युवा वर्ग अगर ड्रग्स में घुस गया। शराब फिर भी अलग बात है, जब ड्रग्स अंदर घुसती है ना तो आदमी अगर ड्रग्स नहीं मिले तो कभी कभी तो मार देता है सामने वाले आदमी को। जैसे अमेरिका में बोलते हैं यू गॉट अ मनी, गॉट अ मनी, गॉट अ मनी, गॉट अ मनी, और आप रात को अंधेरे में बोलते हैं नहीं नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है, चाकू मार देता है। क्योंकि उस वक्त उसके अंदर जुनून होता है, उसके अंदर अगर ड्रग्स नहीं गया तो वो नहीं संभाल पाता। ऐसी बीमारी, ये बीमारी है। ड्रग्स खाना कोई शौक नहीं है, कोई कूल नहीं है। कोई आदमी बोले कि मैं सब लोग लेते हैं तो ये ज़रा हाई फाई लगता है। साहब आप हाई फाई नहीं हो रहे हैं, आप अपने शरीर को एडिक्ट कर रहे हैं।
ये बीमारी है जो अब बढ़ जाएगी तो आप उसको रोक नहीं पाओगे, फिर आप ड्रग्स नहीं लोगे, ड्रग्स आपको ले लेगी, ख़त्म कर देगी आप। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक बोथ आर राइट।